हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक चैप्टर फिनिश किया हमने, जिसका नाम है उत्तर मौर्य काल में सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और इन सभी के बारे में हमने जाना। देखिए, थ्योरी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थ्योरी क्लास के बाद हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चैप्टर को समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें आंसर किस तरीके से देने हैं। और इसी से हम ये समझेंगे कि भाई आने वाली जो परीक्षाओं में देखिए प्रश्न पूछने का आरपीएससी का कोई भी पैटर्न हो सकता है। ये क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आरपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो किसी भी तरीके से पूछती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे कि भाई किस तरह से आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाली संभावना कौन सी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। यानी क्वेश्चन क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है औषध विज्ञान, दूसरा है समुद्री व्यापार मार्ग, तीसरा है जैन दर्शन और चौथा है शिल्प गिल्ड। तो देखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो ग्रंथ है वो समुद्री व्यापार मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्री व्यापार मार्ग से संबंधित है। इसमें समुद्री रास्ते से व्यापार के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष किस शासक के काल में हुआ। यानी कि जो देखिए उत्तर मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। तो कौन सा शासक है जिसके काल में महायान जो बौद्ध धर्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा। पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदामन, कनिष्क और अग्निमित्र, ये ऑप्शन है इनके। तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में महायान जो बौद्ध धर्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा और कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को ही क्या दिया था, संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है। गांधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, गांधार कला पर जो यूनानी ग्रीक संस्कृति थी उसका प्रभाव पड़ा और गांधार कला में मूर्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है, बौद्ध मूर्ति निर्माण को किया गया। तो गांधार कला कैसे संबंधित है? मूर्ति निर्माण से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है यथार्थवादी मूर्तियां, दूसरा है केवल भारतीय प्रभाव, तीसरा है जैन मूर्तियां और चौथा है प्राकृतिक चित्रण। तो देखिए, अब मूर्तियों से संबंधित दो ऑप्शन हो गए इसमें, यथार्थवादी मूर्तियां और जैन मूर्तियां। तो यथार्थवादी मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थवादी मूर्ति। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है। देखिए, थ्योरी क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है कि हेलियोडोरस जो स्तंभ है वो विष्णु देवता को संबंधित है, समर्पित है। किसको है? विष्णु देवता को समर्पित है। तो इसमें पहला बुद्ध है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा शिव, ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा विष्णु और चौथा सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। देखिए, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, दोनों चीजें हैं। तो देखिए, पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हम नहीं कह सकते, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। देखिए, देवनागरी जो लिपि होती है, हम जो हिंदी लिखते हैं ना, ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये चलती है लेफ्ट टू राइट। किस में चलती है? लेफ्ट टू राइट। और जो खरोष्ठी लिपि है वो चलती है राइट टू लेफ्ट। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर चलती है? राइट टू लेफ्ट। तो इसमें बी ऑप्शन है दाएं से बाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किस काल से संबंधित है। देखिए, सांची स्तूप का जो निर्माण है वो शुंग काल में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? शुंग काल में हुआ था। तो इसका निर्माण शुरुआत अगर पूछे तो मौर्य काल। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है। सांची स्तूप के निर्माण की जो शुरुआत है वो अशोक ने करवाई थी, तो अशोक किससे संबंधित है? मौर्य काल से। लेकिन इसका निर्माण पूरा होता है शुंग काल में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। और शुरुआत पूछे कि भाई कौन से काल में इसकी शुरुआत हुई है, तो मौर्य काल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, हमने थ्योरी क्लास में बताया था कि कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, जहाँ पर जैन धर्म का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो श्रवण बेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन, तीसरा शैव धर्म और चौथा वैष्णव धर्म। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हा।
देखिए मिलिंद पन्हु बोल सकते हो इस ग्रंथ को, और मिलिंद पन्हा बोल सकते हो। मिलिंद पन्हा ग्रंथ में किस राजा और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? पहला ऑप्शन है कनिष्क और नागसेन, दूसरा है मिलिंद और नागसेन, तीसरा है अशोक और उपगुप्त, चौथा है पुष्यमित्र और नागार्जुन। तो इसमें राइट आंसर है, देखिए मिलिंद पन्हु ग्रंथ में मिलिंद और नागसेन जो है उसके बीच संवाद का क्या है, जिक्र है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की प्रमुख भाषा कौन सी थी? देखिए सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत में हमारे सातवाहन वंशों का जो उदय होता है। तो इनकी प्रमुख भाषा, पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा तेलुगु। तो सातवाहन वंश की जो प्रमुख भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या रहेगा आपका राइट आंसर? सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेणियां क्या थी। श्रेणियां क्या थी? तो देखिए थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यापारी वर्ग के लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन, व्यापार को संचालित करने के लिए संगठन बनाया। उस संगठन को क्या नाम दिया जाता था? श्रेणी नाम दिया जाता था। तो सैनिक टुकड़ियां ये आंसर नहीं हो सकता। व्यापारी और शिल्पकारों का संगठन ये सही है। धार्मिक संप्रदाय ये आंसर नहीं है। बौद्ध भिक्षु संप्रदाय ये आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है ताम्रलिप्ति बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, देखिए उत्तर मौर्य काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था वो एक प्रमुख बंदरगाह था। वो कौन से क्षेत्र में था? पहला है बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो ये था बंगाल में। कहाँ था? बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले विदेशी कौन थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के किन विदेशी शासकों ने चलाए? शक, यवन, कुषाण और हूण। तो यवन शासकों ने, किसने? यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, खूब सारी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मथुरा कला में प्रमुख रूप से प्रयुक्त पत्थर है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बौद्ध जो मूर्तियों का निर्माण है वो दो कलाओं में हुआ है, दो सांस्कृतिक कलाओं में हुआ है, स्थापत्य कला में हुआ है। एक है आपकी गांधार कला और दूसरी है मथुरा कला। तो देखिए गांधार शैली पर प्रभाव था वो यूनानी और ग्रीक जो विदेशी शासकों का प्रभाव था, और मथुरा कला पर जो प्रभाव है शुद्ध भारतीय संस्कृति थी। तो इसमें लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? लाल बलुआ पत्थर से मूर्ति बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रमुख रही? तो मैंने अभी देखिए जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे तो उसमें अभी अभी बताया है मैंने आपको कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। तो हीनयान नहीं हो सकता, थेरवाद नहीं हो सकता, महायान सही है, और वज्रयान इसका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है अमरावती कला किस क्षेत्र की कला शैली है? देखिए अमरावती क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। तो ये देखिए उत्तर भारत का आंसर नहीं है, दक्षिण भारत सही है, कश्मीर इसका आंसर नहीं है, महाराष्ट्र इसका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुषाण शासन काल में राज्य की मुद्रा पर कौन सा विदेशी प्रभाव देखा गया? देखिए कुषाणों ने जब शासन किया तो अ, उस पर कौन सा विदेशी प्रभाव जो है वो देखा गया? पहला है यूनानी, दूसरा है फारसी, तीसरा रोमन और चौथा है चीनी। तो देखिए कुषाण शासन काल में यूनानी प्रभाव देखा गया था। कौन सा देखा गया था? यूनानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सुदर्शन झील का जो निर्माण है किसने करवाया? अशोक, रुद्रदामन। पुनर्निर्माण कनिष्क और पुष्यमित्र शुंग ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। देखिए अशोक के शासन काल में सुदर्शन झील का जो है वो बनाया गया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नागसेन किस धर्म से संबंधित थे? देखिए अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था मिलिंद पन्हु,
तो मिलिंद पन्हु में हमने पूछा था कि कौन से राजा और कौन से बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद की बात थी। तो इसमें बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन। कौन थे? नागसेन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला पर किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव था? रोमन, यूनानी, मिस्र और फारसी। तो देखिए, मैं अभी अभी बता रहा था कि उत्तर मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म से संबंधित दो कला शैलियों का विकास हुआ, गांधार कला शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली जो थी वो विशुद्ध भारतीय थी और गांधार कला शैली जो थी वो विदेशी थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बी, यूनानी या ग्रीक। यूनानी या ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करवाई थी? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन है बोलना चाहूंगा कि बौद्ध संगीति से संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है। तो इससे संबंधित हमने क्लास ले रखी है। आप इंडियन स्ट्रीम के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने क्लास ली है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई और इस बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है कपिलवस्तु, ये नहीं होगा। तीसरा है वैशाली, ये नहीं होगा। तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था इसका आयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। तो बौद्ध संगीति से संबंधित जो हमने क्लास ले रखी है उसको आप जरूर देखें। उसमें सारे फैक्ट शामिल हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर मौर्य काल में सातवाहन वंश था, वो प्रमुख राजवंश था। तो उनकी राजधानी क्या थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा अमरावती, तीसरा प्रतिष्ठान या पैठन और चौथी है आपकी तक्षशिला। तो देखिए, पाटलिपुत्र तो बिहार में था, ये दक्षिण भारत में नहीं पड़ता। अमरावती दक्षिण भारत में पड़ता है लेकिन ये सातवाहन वंशों से संबंधित नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। सातवाहन वंशों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैठन थी और तक्षशिला पड़ता है उत्तर पश्चिम भारत में, यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर ये तक्षशिला पड़ता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध धर्म से संबंधित थे? नागार्जुन किस बौद्ध धर्म से संबंधित थे? वज्रयान, योगाचर, माध्यमिक या शून्यवाद या हीनयान। तो ये चार ऑप्शन है। तो नागार्जुन का संबंध था माध्यमिक या शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे कि नागार्जुन किस बौद्ध दर्शन से संबंधित थे? माध्यमिक, इसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यवाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिलिंद पन्हु ग्रंथ की भाषा है। तो मिलिंद पन्हु ग्रंथ की भाषा, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली और चौथा है अरबी। तो मिलिंद पन्हु ग्रंथ की जो भाषा है वह है पाली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? देखिए, भारत में उत्तर मौर्य काल में जो सातवाहन वंश है, यानी एकमात्र ऐसा शासन वंश है जिन्होंने अपने नाम के आगे, राजाओं ने अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया है। तो इन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम नयनिका, गौतमी बलश्री और नागमणिका और रुद्रमती। तो देखिए, गौतमी नाम से हमें पता चल रहा है, इसकी माँ का नाम था गौतमी बलश्री। लेकिन कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो गौतमी शब्द को हटा दे, बलश्री शब्द भी दे सकता है आपको, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, श्रवणबेलगोला में स्थित प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है? महावीर, बुद्ध, बाहुबली, जिसको गौमतेश्वर बोलते हैं, और पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, बाहुबली की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है श्रवणबेलगोला में, और ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, उत्तर मौर्य काल में किस लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक हुआ था? तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि भाई जो ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और खरोष्टी लिपि का लिखते हैं हम राइट टू लेफ्ट। तो खरोष्टी लिपि का जो विकास है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था। तो पहला ऑप्शन ब्राह्मी है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा खरोष्टी, तीसरा नागरी, चौथा देवनागरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, खरोष्टी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? देखिए, सांची स्तूप का निर्माण मैं अभी आपको बता रहा था, मौर्य काल में हुआ था और अशोक ने प्रारंभ किया था। तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तीसरा, सी, अशोक ने सांची स्तूप का
का निर्माण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो देखिए अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। पहला ही ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। तो इस तरह से दोस्तों हमने उत्तर मौर्यकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास जो है थ्योरी क्लास ली गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की क्लास ली गई है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन करने में योग्य होंगे। तो पहली बार देखने वाले स्टूडेंट जो हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।